बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है कि थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है। तो थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो थायराइड ग्लैंड से बनते हैं और इसकी प्रोडक्शन कम होने के वजूहत उसमें प्राइमरी काजेज़ हैं और सेकेंडरी काजेज़ हैं। प्राइमरी काजेज़ में ऑटो इम्यून सबसे जो इम्पॉर्टेंट कॉज है वो ऑटो इम्यून कॉज है। ऑटो इम्यून में हाशीमोटोज थायराइडाइटिस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है। इसमें एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एंटी टीपीओ यानी एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो हाशीमोटोस थायराइडाइटिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी कॉज है। इसके अलावा अगर आपने थायराइडेक्टमी कर दी है यानी आपने थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया है, या ऐसा एरिया जिसमें आयोडीन डेफिशिएंसी है इन द वाटर और आप जो है आयोडीनेटेड साल्ट्स भी नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा डिसहार्मोनोजेनेसिस यानी थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रही फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा कुछ ड्रग्स लाइक लिथियम एमायोडेरोन ये भी हाइपोथायराइडिज्म करा सकती हैं। इसके अलावा कुछ मेलिग्नेंसीज हैं जिसमें थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन नहीं होती। स्पेशली जो प्राइमरी थायराइड ग्लैंड के जो ट्यूमर्स हैं उसमें भी जो मोस्टली होते हैं वो कोल्ड नोड्यूल्स होते हैं, तो उसमें भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसके अलावा थायराइडाइटिस है जो कि इन्फ्लेमेशन है। फॉर एग्जांपल कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। इनिशियली जो होता है वो ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, तो इन्फ्लेमेशन के बाद इनिशियली ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जब ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फाइब्रोसिस हो जाएगी तो हाइपोथायराइडिज्म अल्टीमेटली डेवलप होगा। इसके अलावा थायराइड एप्लेजिया, अगर कोई कंजेनिटल मसला है और पैदाइशी ही आपके अंदर ग्लैंड अवेलेबल नहीं है तो थायराइड एप्लेजिया कहते हैं, तो फिर भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अब सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये है कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है कॉज उसमें है या फिर हाइपोथैलेमस में है। तो एक काज तो ये है कि शीहान सिंड्रोम यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है तो इसकी पिट्यूटरी की नेक्रोसिस हो जाती है, तो वो एक बड़ी वजह है। इसके अलावा अगर आप डोपामीन वाली ड्रग ज़्यादा ले रहे हैं जो कि डोपामीन एगोनिस्ट हैं, तो डोपामीन जाके जो है वो पिट्यूटरी को स्प्रेस कर देगा, तो पिट्यूटरी जो है वो टीएसएच की प्रोडक्शन कम कर देगी और उसकी वजह से जो हाइपोथायराइडिज्म है उसकी फीचर्स डेवलप होंगे। अब क्लिनिकल फीचर्स हैं क्या है? अगर हम जनरली बात करें तो फटीग है, हॉर्स वाइस है। अगर हम सिस्टम वाइज बात करें तो कार्डियक जो क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं उसमें हार्ट रेट आपका स्लो होगा और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होगी। यानी अगर आपका बीपी नॉर्मली 120/80 होता है तो अभी आपका जो बीपी होगा वो 130/100 इस तरह होगा, यानी डायस्टोलिक हाइपरटेंशन में चले जाएंगे। इसके अलावा पेरिकार्डियल इफ्यूजन, क्योंकि इसमें एडिमा डेवलप होता है तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो आपका वेट बढ़ जाएगा। आप इवन डाइट कम ले रहे हैं लेकिन फिर भी आपका वेट बढ़ रहा है। फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन क्योंकि आपकी जीआई मोटिलिटी कम हो जाती है। न्यूरोमस्कुलर में अगर देखें तो आपकी जो कोल्ड सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है, आपको ठंड ज़्यादा लगती है। और इसके अलावा आपकी कॉग्निशन इम्पेयर हो जाती है, आप डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेस होते हैं, मेंटल डिप्रेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर सीवियर हो तो साइकोसिस, इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हाइपोथायराइड साइकोसिस भी हो सकती है। इसके अलावा डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ द डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आपको एग्जामिनेशन पे मिलते हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेन में लिबिडो कम हो जाता है और फीमेल में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, मेनोरेजिया वगैरह हो जाता है, मेनोरेजिया। इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किन और अपीयरेंस की बात करें तो स्किन जो होती है पेशेंट्स की ड्राई होती है और थिक होती है। थिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो होता है वो मैक्सिडीमा डेवलप होता है तो थिक हो जाती है। इसके अलावा गाइटर, आपको एग्जामिनेशन पे थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज मिलेगा। स्वेटिंग आपकी रिड्यूस हो जाती है। इसके कंपेरेटिवली अगर हाइपरथायराइडिज्म की बात करें उसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है। स्किन का कम्प्लेक्शन येलोइश होता है, फेशियल स्वेलिंग होती है पार्टिकुलरली ऑफ द आईलिड्स, ब्रिटल नेल्स होते हैं, कोर्स हेयर होते हैं और हेयर लॉस होता है स्पेशली आईब्रोज से। तो ये जो आपके आईब्रोज हैं, आईब्रोज का और आई लैशेस का हेयर लॉस भी शुरू हो जाता है। हेयर लॉस, आई लैशेज और आईब्रोज का भी शुरू हो जाता है। लैब्स अगर आप करें डायग्नोसिस के लिए, वैसे तो आप क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे आप डायग्नोस कर सकते हैं लेकिन आपको लैब्स तो करनी ज़रूरी होती है। लैब्स में आप अगर देखें तो T3 T4 TSH हार्मोन्स देखेंगे। अगर प्राइमरी काज है तो T3 T4 ये कम होंगे जबकि TSH जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही सेकेंडरी है
सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसमें आपका जो ये TSH है ये भी ज़्यादा होगा। सेकेंडरी में TSH ज़्यादा होगा जबकि प्राइमरी में TSH कम होगा। इसके अलावा आप एंटीबॉडीज़ के लेवल्स मेजर करते हैं, तो एंटीबॉडीज़ में एंटी-TPO एंटीबॉडीज़ और एंटी-TTG एंटीबॉडीज़ यानी एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, स्पेशली इन हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। अब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके पास जो थायराइड हार्मोन है उसके लेवल्स, थायरोक्सिन के लेवल्स ज़्यादा नॉर्मल हैं जबकि TSH के लेवल्स कम हैं, तो इसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। एक्चुअली इसमें पेशेंट जो होता है वो हाइपोथायराइडिज्म की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी जो है उसने कम्प्लीटली हाइपोथायराइड नहीं हुआ, इसलिए उसके जो थायरोक्सिन लेवल्स हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन TSH जो है वो रेज्ड है। ये हमें ओल्ड पीपल में मिलता है और विदाउट थेरापी ये नॉर्मलाइज हो सकता है। इमेजिंग अगर करें हम, तो हमें जो गाइटर है उसके लिए स्पेशली हम लोग इमेजिंग करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड नेक कर सकते हैं, उसमें हम नोड्यूल्स देख सकते हैं कि वो किस तरह के हैं। इसके अलावा हम CT स्कैन और MRI कर सकते हैं फॉर रेट्रोस्टर्नल गाइटर कि उसकी एक्सटेंशन नेक में पीछे किस तरह है। ब्रेन MRI हम जो है वो इन केस ऑफ एनी एडिनोमा हम करेंगे, पिट्यूटरी में कोई एडिनोमा ऐसा तो नहीं है, या फिर जो है कोई शीहान सिंड्रोम की वजह से नेक्रोसिस वगैरह तो नहीं हुई। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसके साथ? मैक्सिडीमा क्राइसिस हो सकता है, यानी आप स्पेशली कोई इन्फेक्शन हो गया इस तरह के पेशेंट को जो कि हाइपोथायराइड था, तो उसमें जो है वो T3 T4 लेवल्स बहुत ज़्यादा स्प्रेस हो जाते हैं और उसकी वजह से पेशेंट इवन कोमा में भी जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिडीमा क्राइसिस। ये बहुत सीवियर फॉर्म है ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। इसके अलावा मैक्सिडीमा मैडनेस है, यानी पेशेंट को सीवियर साइकोसिस होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्सिडीमा मैडनेस। हाइपोथायराइडिज्म में जब पेशेंट को साइकोसिस हो तो उसको हम कहते हैं मैक्सिडीमा मैडनेस। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने सबसे पहले एडिसन्स डिजीज़ को रूल आउट करना है, क्योंकि इसमें अगर हाशिमोटोस डिजीज़ है तो वो ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, तो ऑटो इम्यून कंडीशंस में हमने बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी रूल आउट करना है और स्पेशली एडिसन्स को, क्योंकि आप जब भी लीवोथायरॉक्सिन देंगे तो वो अगर एडिसन डिजीज़ है पेशेंट को तो वो उस चीज़ को वर्सन कर लेगा, तो आपने एडिसन डिजीज़ को पहले रूल आउट करना है और एंजाइना को रूल आउट करना है। अब आपने अगर ट्रीटमेंट देना है तो आप सबसे पहले जो है वो लीवोथायरॉक्सिन टैबलेट देंगे 1.6 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे, यानी 70 किलो के बंदे में हम तकरीबन 105 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। और अगर यही पेशेंट जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का है तो उसमें हमने बहुत लो डोजेस से स्टार्ट करना है, लाइक 25 to 50 mcg पर डे। अगर पेशेंट को मैक्सिडीमा क्राइसिस हुआ तो उसमें हमने इनिशियली हम जो है वो हाइड्रोकार्टिसोन का इंजेक्शन लगाते हैं और साथ में जो है वो हम IV लीवोथायरॉक्सिन 500 mcg एज अ बोलस देते हैं, और उसके बाद जो है 50 to 100 mcg IV हमने डेली लीवोथायरॉक्सिन देना है फॉर फ्यू डेज। जबकि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो उसमें हम T3 यूज़ करते हैं, लियोथायरोनिन जिसको कहते हैं लियोथायरोनिन। अब लियोथायरोनिन में जो T3 होता है ये हमने 20 mcg का इसका IV हमने देना है बोलस, और उसके बाद हमने 10 mcg एवरी 12 आवर्स, यानी दिन में 2 बार हमने फिर 10 mcg लियोथायरोनिन देना है। अब पेशेंट जो होता है ये कोल्ड इंटॉलरेंट होता है, तो इस पेशेंट को हमने वार्म करना है विद ब्लैंकेट, स्पेशली अगर मैक्सिडीमा क्राइसिस डेवलप हुआ है तो हमने इसको ब्लैंकेट से वार्म करना है, बहुत ज़्यादा रेपिडली वार्म नहीं करना, क्योंकि इससे MI कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं उस टाइम पे। इसके अलावा आपने हाइपोनेट्रीमिया की करेक्शन करनी है, क्योंकि इन पेशेंट्स में हाइपोनेट्रीमिया भी डेवलप किया होता है हाइपोथायराइड पेशेंट्स ने, तो आपने हाइपोनेट्रीमिया की भी करेक्शन करनी है। और आपने जब पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो इसको आपने फॉलो अप करना है विद सीरम TSH लेवल्स, यानी अगर TSH लेवल्स नॉर्मल हैं तो इसका मतलब आपकी थेरापी सही जा रही है, अगर ये कम हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो ट्रीटमेंट है वो आपने उसको लीवोथायरॉक्सिन ज़्यादा दे दी है। और अगर जो है वो TSH लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने लीवोथायरॉक्सिन उसको कम दी थी, आपको ये ज़्यादा करनी पड़ेगी।